है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको नाम दिया गया है सेफ्टी वैल्व का, सेफ्टी, और ये नाम उसको दिया है बी आर अम्बेडकर ने। और बी आर अम्बेडकर ने इसको सेफ्टी वैल्व इसलिए भी कहा क्योंकि जब एक स्टेट या सेंटर में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की फेल होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के हिसाब से जब हुकूमत, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट फेल होती है तो कैरी ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन, वहां पर प्रेसिडेंट रूल एट द सेंटर, और प्रेसिडेंट का जो एजेंट है गवर्नर, वो गवर्नर रूल नाफिज हो जाता है स्टेट में। तो वो किस आर्टिकल के तहत हो जाता है? 356 के तहत। तो ये सेफ्टी वैल्व इसलिए भी है क्योंकि वहां पर जो हुकूमत है एज पर प्रोविजंस जब वो नहीं चलती है, वो अपनी मनमानी वहां पे करती है, दैट इज व्हाई वहां पर थोड़ा सा फिर डिफरेंट रूल करना पड़ता है। गवर्नमेंट खत्म, असेंबली बर्खास्त, और वहां पर गवर्नर रूल इन द स्टेट एंड प्रेसिडेंट रूल एट द सेंटर। तो सेफ्टी वैल्व का नाम इसको लकब दिया बी आर अम्बेडकर ने। इसके साथ साथ बी आर अम्बेडकर ने आर्टिकल 2 को भी नाम दिया है हॉट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके तहत आपको इंसाफ, जस्टिस मिलती है, क्योंकि कोर्ट आपको 5 रिट्स देती है। उसके साथ साथ जहां तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात है, उनको अम्बेडकर ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बोला, इनको ऑस्टिन ने फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला, या फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को माना गया, दीज आर कॉन्स्टिट्यूटिंग द फिलॉसफी एज वेल एज हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन यहां पर इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को सर एडवर्ड जेनिंग्स ने नाम दिया है पायस एस्पिरेशंस, पायस एस्पिरेशंस। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को किसने बोला? एडवर्ड जेनिंग्स ने, प्रेक्षक था वो। उसके बाद यूनाइटेड इंडिया की बात, सरदार पटेल, जिसको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, एंड ही वाज द पर्सन हु यूनाइटेड 562 प्रिंसली स्टेट्स। आयरन मैन ऑफ इंडिया इसलिए उसको नाम दिया गया क्योंकि उन्होंने यूनाइट किया 562 और प्रिंसली स्टेट्स। और यूनाइटेड इंडिया की बात वो यहां पर भी करता है, यहां पर वो कहता है बट इन द लॉन्ग रन it would not be in the interest of all that there is no question of minority or majority, but you should remember in general that India is one community. India is one community. ये वो पॉइंट देता है सरदार पटेल, और ये पॉइंट प्रेजेंट करता है यूनाइटेड इंडिया, यूनाइटेड एंड इंटीग्रेटेड इंडिया को। उसके बाद जो हिस्टोरिकल एक्ट्स है, बहुत सारे एक्ट्स हुए जो इन ब्रिटिश रूल, but in particular you have to study from 1900 onwards. 1900 first act that we studied and we are repeating that is 1909, and this very act, इसको नाम मोर्ले मिंटो रिफॉर्मर्स एक्ट भी कहा जाता है। मोर्ले मिंटो जो यहाँ पर पहला है वो सेक्रेटरी है, एस है, क्योंकि ABCD जब आप पढ़ते हो अल्फाबेट्स तो वहां पर पहले एस आता है, बाद में बी आता है, पहले एस आता है बाद में बी आता है। सो यहाँ पर पहले नाम मोर्ले का है, बाद में मिंटो का। So Morley is S, Minto is V. So Morley is secretary and Minto was viceroy. So S पहले इंग्लिश लैंग्वेज में आता है अल्फाबेटिकली, और V बाद में आता है। So यहाँ पर जो नाम है दो पर्सन्स का, मोर्ले एंड मिंटो। So Morley was the secretary of the India, British India, and जो मिंटो था वो थे viceroy। वो क्या थे? viceroy। जो ये एक्ट आया, जो इन्होंने ये एक्ट दिया ब्रिटिश इंडिया में 1909 में, इसका एक पर्टिकुलर ब्लूप्रिंट है, वो ये है सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम्स, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम्स। दैट इज व्हाई जो मोर्ले है, ही इज नोन एज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, एंड ही वाज वेरी क्लोज टू मोहम्मद अली जिन्ना। Then there is another historical act, and that is 1919. 1919. This very act is known as Montagu-Chelmsford Act. Montagu-Chelmsford. So Montagu was secretary, Chelmsford was viceroy. And as far as this act is concerned, बहुत सारी तब्दीलियां, बहुत सारी चीजें इस एक्ट में भी, इसके तहत भी यहाँ पे हुई। लेकिन इन पर्टिकुलर जो हॉट लाइन रही यहाँ पे वो है separate electorate. Apart from Muslims, were given to 6 Christians. इन Christians में एंग्लो इंडियंस भी आते हैं, इनमें यूरोपियन क्रिश्चियंस भी आते हैं, इनमें यूरोपियन क्रिश्चियंस भी आते हैं। उसके साथ साथ in few provinces diarchy was established. Diarchy, what it stands for? Double rule, double government. So in few provinces diarchy was established as well as Federal Public Service Commission as per this act. Then there is another historical and important backbone of the Indian Constitution and the only internal source of the Indian Constitution, and that is Government of India Act 1935. And as far as this very act is concerned, it provided the model and base for the Indian Federation, All India Federation। इस 1935 एक्ट की वजह से वजूद में आई क्योंकि ये ओनली उसका इंटरनल सोर्स है।
दूसरी चीज जो है, इस फेडरेशन क्या था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया जो था तब उनके पास 321 सेक्शंस थे। उन सेक्शंस को हम आर्टिकल्स कहते हैं। 321 आर्टिकल्स, 10 शेड्यूल्स एंड 20 पार्ट्स। बट जो 1919 एक्ट से डायर की प्रोविंसेस में एस्टैब्लिश कर दी गई थी, उन प्रोविंसेस या उन स्टेट्स में वो जो डायर की डबल गवर्नमेंट है उसको अबॉलिश कर दिया गया। only in provinces जो डायर की एस्टैब्लिश हुई थी 1919 से, उन प्रोविंसेस में वो डायर की 1935 से अबॉलिश कर दी गई। लेकिन इस डायर की वाज एस्टैब्लिश्ड एट द सेंटर, इट वाज एस्टैब्लिश्ड एट द सेंटर। apart from these very things, Public Service Commission, Federal Supreme Court and Reserve Bank for India were established through this very act of 1935. But the biggest thing through this very act was All India Federation. That was All India Federation. Then there is 1947. As far as this very act is concerned, 1947. This is also known as partition plan. This is also known as partition plan. As far as this very plan is concerned, the man behind this very partition was Lord Mountbatten. Lord Mountbatten. जहाँ तक इस पार्टीशन प्लान की बात है, माउंटबेटन ने वो प्लान दे दिया, तो उस प्लान के तहत जो ब्रिटिश इंडिया था उसको डिवाइड किया जाना था दो डोमिनियंस में। कितने डोमिनियंस में? वन वाज इंडिया, अनदर वाज पाकिस्तान। वन वाज इंडिया, अनदर वाज पाकिस्तान। But apart from two dominions, there were two princely states. There were various princely states, and the princely states were given the right. उनको ये अख्तियार दिया गया कि वो डिसाइड करें अपने बारे में कि वो किस डोमिनियन को ज्वाइन करें, या वो डोमिनियन से इंडिपेंडेंट रहे, या वो डोमिनियन से इंडिपेंडेंट रहे। सो इस पार्टीशन प्लान के तहत दो डोमिनियंस बने थे, और दो डोमिनियंस के बगैर जो प्रिंसली स्टेट्स होंगी वो किसी भी डोमिनियन को ज्वाइन कर सकते हैं या वो अलग भी रह सकते हैं, उनको वो इख्तियार दिया गया था। लेकिन जहां तक इंडियन डोमिनियन की बात है, इंडिया में जो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत जो इलेक्शंस हुए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या हुआ, उसको ये राइट दिया गया था कि वो लेजिस्लेट करे, और उसको ये पावर दिया गया एक तो वो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग करे। जब वो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का काम कर रही थी, देन इट वाज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बट when this very assembly was legislating on the matters like framing of new rules and legislations for India and abrogation of the British laws, तब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं थी, तब ये लेजिस्लेटिव असेंबली बनती थी। और जब ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का काम करती थी तो उस असेंबली को प्रिजाइड करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन जब यही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के तौर पर नहीं मिलती थी, ये सेशन बुलाती थी एज अ लेजिस्लेटिव असेंबली ताकि ब्रिटिश लॉज को एब्रोगेट करे और इंडिया के लिए न्यू लॉज फ्रेम करे, ऑर्डिनरी लॉज फ्रेम करे। तब ये लेजिस्लेटिव असेंबली का जो सेशन है वो कन्वीन कौन करते थे? जीवी भावलकर करते थे। और जहां तक इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात है, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन से वजूद में आई कैबिनेट मिशन प्लान के तहत, कैबिनेट मिशन प्लान के रिकमेंडेशंस पे। और जहां तक इंपॉर्टेंट डेट्स की बात है, सबसे पहली जो डेडलाइन है वो है 6 दिसंबर 1946। 6 दिसंबर 1946। 6 दिसंबर को क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती है, इट स्टार्ट इट्स वर्किंग, या अपना कामकाज शुरू करती है। कब शुरू करती है? 6 दिसंबर 1946। उसके बाद ये अपनी पहली मीटिंग बुलाती है 9 दिसंबर 1946। उसके बाद सेकंड मीटिंग 11 दिसंबर 1946। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया जाता है वहां पे ऑन द पार्ट ऑफ जवाहरलाल नेहरू ऑन 13 दिसंबर 1946। बट जो पहली मीटिंग बुलाते हैं 9 दिसंबर को 1946 में, द मीटिंग वाज प्रिजाइडेड बाय टू क्वेश्चन एट यू एंड यू हैड टू रिस्पॉन्ड। देखो, एक थे सचिदानंद सिन्हा और दूसरे थे राजेंद्र प्रसाद। सचिदानंद सिन्हा फर्स्ट और सेकंड मीटिंग राजेंद्र प्रसाद। और जहां तक कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर की बात, वो कौन थे? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बी.एन. राव। और जहां तक इस कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के बाद जो माने गए कॉन्स्टिट्यूशन का फादर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू ने प्रेजेंट किया 13 दिसंबर 1946, उसका अगर आप अपडेटेड वर्जन देखेंगे वो किस में है? वो प्रीएम्बल में है। किस में है वो? तो जो चीजें प्रीएम्बल में है वही चीजें नेहरू ने बताई थी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में ऑन 13 दिसंबर 1946। लेकिन वही 13 दिसंबर 1946 वाला ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एनफोर्स कब किया गया? जनवरी 1947। जनवरी 20 अराउंड ये जनवरी आता है, तो 1947 का साल होता था जब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को एनफोर्स किया जाता है।
अभी 10 मिनट है। ये हो गया? यस और नो? इसकी फोटो ले लो।